वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फिरदौस शमीम नकवी साहब और आमिर हसन हमारे साथ थे, लेकिन हमेशा से ये मैं कोशिश करती हूँ कि एक डेकोरम बरकरार रहे, एथिक्स जो है उनका, अखलाकियात का जो दामन है वो ना छोड़ा जाए मेहमानों की जानिब से। लेकिन समटाइम्स ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि हम उनको रोक नहीं पाते। लेकिन इसके साथ साथ अब हम ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे कि हम बात करेंगे कि अभी ग्रैंड अलायंस कहाँ तक पहुंचा है और इसके अंदर जो सबसे अहम जमात है JUIF, वो क्या चाहती है। मौलाना साहब बात करते हैं कि PDM अभी तक टूटी नहीं है, इसका सरबरा ऑपोजिशन में है और बकाया हुकूमत में है, ये क्या करने जा रहे हैं और इस अलायंस से आगे बढ़कर मौलाना साहब किस कदर आगे बढ़ सकते हैं और क्या PTI के साथ भी अलायंस बनाने के हवाले से वो ऐसी सोच और ऐसा ख्याल रखते हैं कि हुकूमत को हटाना है, इस मूवमेंट को, इस तहरीक को आगे लेकर जाना है और इसको फ्रूटफुल बनाना है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मोअज़्ज़ज़ असलम गौरी साहब, तर्जुमान है JUIF के, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर आपकी वक्त का। ये जो इत्तेहाद की बात हो रही है और मौलाना साहब भी फरमा रहे हैं कि पीडीएम अभी तक टूटी नहीं है, ऑपोजिशन में है, उसका सरबराह बकाया हुकूमत में है। अब ये जितनी भी हालात तो वाकयात हैं, चाहे हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, ये KP की बात कर रहे हैं, और मीनवाइल ये मूवमेंट, ये तहरीक जिसके अंदर अलायंस पे अलायंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसके अंदर JUIF कब तक जाएगी, क्या इरादा है? क्योंकि कहा जा रहा था कि ईद के बाद हम एक्टिव हो जाएंगे इसमें, तो सर कहां तक पहुंचे हैं मामलात? देखिए, मौलाना साहब ने जो फरमाया है कि PDM अभी तक है और मैं उसका सरबराह हूं, लेकिन मेरे साथी हुकूमत में चले गए हैं जी, तो उन्होंने ये कहा है कि उनका मतलब ये था कि 2018 के इंतखाबात जो धांधली ज़दा थे जी, और जिसको हमने चैलेंज किया, जिसके बाद हम लोगों ने तहरीक चलाई, जो मेरे साथी थे मेरे साथ तहरीक के अंदर, और ये साफ और शफाफ इंतखाबात की बात कर रहे थे। जब 2024 के इंतखाबात हुए तो उनका सदर तो आज भी उसी जगह पे खड़ा हुआ शोर मचा रहा है कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, और वो जाके इस वक्त हुकूमत बना के बैठ गए सिर्फ इसलिए हुकूमत मिल गई तो उनके नजदीक इंतखाबात साफ और शफाफ हो गए। तो एक तो उनके कहने का मतलब ये था। दूसरा, मैं थोड़ा सा इसमें यह भी कहना चाह रहा हूँ, जहां हम नया इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं तो उनका दूसरी तरफ ये मतलब भी है कि देखें कहीं कल को आप भी हमारे साथ ये ना करें जो आज उन दो इत्तेहादियों ने किया है कि हम इत्तेहाद तो बनाने जा रहे हैं, कल को जो PDM वाले के साथियों ने हमारे साथ किया, कल आप भी वो सलूक ना करें। इनको भी एक थोड़ा सा बताया गया है। बाकी रहेगी आपकी बात ये कहना कि जी हम इत्तेहाद में कहाँ तक पहुंचे, तो इत्तेहाद में हम काफी सब आगे तक पहुंचे हैं। अच्छा, और करीब हैं कि इत्तेहाद हो जाए, लेकिन बाद PTI के अंदर के कुछ मामला ऐसे गड़बड़ हो गए हैं और जिनकी वजह से मसाइल थोड़े से पैदा होते हैं और अंदर के मामला जो है वो फिर इत्तेहाद के ऊपर हावी आ जाते हैं। अख्तलाफात पार्टी के अंदर, देखिए इत्तेहाद जो होता है ना जी, वो लीडर नहीं करता, इत्तेहाद कारकुनों के अंदर जाके पहुंचता है। अगर इत्तेहाद कारकुनों में नहीं होगा तो कोई तहरीक आप चला नहीं सकेंगे, कामयाब नहीं हो सकती। तो इसलिए जब वो बात, ऐसी बातें, ऐसे जुमले कह दिए जाते हैं जो हमारी क्यादत के खिलाफ, तो फिर रद्द-ए-अमल के तौर पे हमारा कारकुन फिर बिल्कुल। अभी गंडापुर साहब के आप बयानात को देख लें, जी, वो है वकास, अकरम वकास हैं और कई और लोग भी हैं, कुछ और लोगों को भी शौक है और उनको भी शौक है। कभी कहते हैं कि जी इसने आना है, हम तहरीक चला रहे हैं, तो हमने तो किसी को मजबूर नहीं किया। हमारे पास आप ही लोग आए थे, आप ही की ख्वाहिश थी कि इत्तेहाद बने, हम तो आपकी ख्वाहिश पे हम अपना मामला हम तय कर रहे हैं। बिल्कुल। और खुद खान साहब चाहते थे ना, गौरी साहब, खुद खान साहब चाहते थे कि मौलाना से मिले, मौलाना आगे बैठे बात करें। हजरात हमारे पास आए हैं, आपको इल्म है कि मैं उन मीटिंगों में बैठता रहा हूँ जी जी, जितने हजरात भी आए हैं सबने यही कहा कि खान साहब की ये ख्वाहिश है, खान साहब की ये ख्वाहिश है, खान साहब की ये ख्वाहिश है, मौलाना जो कहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, खान साहब की ये ख्वाहिश है। तो हमने कहा कि ठीक है, जो होना था 16 साल हो गया, अब अगर हम रूल ऑफ लॉ के लिए तो मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए इकट्ठे हो सकते हैं तो होना चाहिए, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। तो उसमें मामला आगे बढ़ गए, काफी हद तक बढ़ गए। हमारा 19-20 को अप्रैल को एक इजलास हो रहा है लाहौर में, जिसमें हम अब तक के होने वाले मुज़ाकरात, अपोजिशन के साथ तमाम तर मुज़ाकरात का हम जायजा लेंगे। उसके बाद आगे कैसे चलना है उसके बारे में हम इंशाल्लाह उस इजलास में फैसला करेंगे। अच्छा, लेकिन गौरी साहब, दूसरा फेज तो शुरू हो गया है ना, एक जलसा हो भी गया है तौसा शरीफ में, जिसमें मौलाना साहब की हमने लैंग्वेज देखी कि वो बड़े एग्रेसिवली आते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वही वजह है कि PTI अगर इस तरह के एग्रेसिव बयानात देती है, हो सकते हैं उनके कुछ रहनुमा, क्योंकि आपको भी ये बात मुझसे ज्यादा अच्छे तरीके से पता है कि उनके अंदर खुद डिवीजन मौजूद है, क़यादत के अंदर।
देखिए, मैंने आपको अर्ज किया कि यही प्रॉब्लम है। इसी वजह से हमारे उनके दरमियान में मामला जो है बन नहीं पा रहे। जब बनने पे आते हैं, अंदर से कुछ लोग ऐसे हैं जो मौजूदा जो क्यादत है, जो खान साहब की ही नॉमिनेट क्यादत है, उसके रास्ते में रुकावटें हायल करने के लिए ऐसी गुफ्तगू, ऐसे जुमले कहते हैं कि इत्तेहाद ना बन पाए, तो जिससे मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन हम फिर भी इस हद तक हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, किसी दिन तो हम किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, क्योंकि इस मुल्क के लिए अपोजिशन का इत्तेहाद होना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि साफ और शफाफ इंतखाबात जब तक नहीं होंगे, उस वक्त तक इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। और बाकी रह गया, आपने कहा जलसों के बारे में की, हमने तो पिछले लास्ट ईयर अप्रैल 24 से हमने अपनी तहरीक ऐवान नहीं मैदान ये शुरू की थी, और उसमें गो के मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ हमने नाम तब्दील किए कॉन्फ्रेंसों के, प्रोग्रामों के, लेकिन हमारे यहाँ सीरियल वाइज वही चलता आ रहा है। और ये 9वां जलसा था हमारा तौसा शरीफ में। 3 हमारे पंजाब में हुए, इससे कबल 3 सिंध में हुए, 2 KPK में, और 1 हुआ था पशीन में। इब्तदा पशीन से हुई थी, कोई बलूचिस्तान से। ठीक, अभी हमने ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमने पहले भी कहा है कि हमारी अपनी तहरीक जारी और सारी है, हम उसमें चल रहे हैं। हम अपने कारकुन को मोटिवेट कर रहे हैं, उसको हम कारकुन को तैयार कर रहे हैं फर्दन अगले प्रोसेस के लिए। और मैं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से एक और बात बता दूं कि 13 तारीख जो 13 अप्रैल है, इसको इंशाल्लाह कराची में एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम हम करने जा रहे हैं, और जो उसी सिलसिले की एक कड़ी होगी। और ये फलस्तीनी अवाम से यकजहती के उस नुक्ता नजर से हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मकसद ये होता है कारकुन को हम थोड़ा सा मोटिवेट रखें, कार्मिकों को सरगर्म रखें किसी न किसी सिलसिले में। और ये जो है हम फलस्तीनी अवाम के साथ हज़ार यकजहती के लिए 13 अप्रैल को कराची में एक बहुत बड़ा मिलियन मार्च करने हम जा रहे हैं इंशाल्लाह, और ये उसी सिलसिले की कड़ी होगी जिस सिलसिले में हम पहले से चलते हुए आ रहे हैं। चलें, जबरदस्त। ये तो आप 13 अप्रैल को करने जा रहे हैं, और अभी आपने गुफ्तगू की कि हमारा मोटिव यही है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। 2 चीजें मुझे समझ में आई हैं। अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं, तो आपस में सियासतदानों के जो बयानात होते हैं, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सर, वो तो एक नॉर्मल बात है। मौलाना साहब ने भी खान साहब के बारे में बातें की, खान साहब ने भी की मौलाना साहब के बारे में बातें, जो नहीं होनी चाहिए थी, हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन आज जिस पोजीशन पे खान साहब खड़े हैं और जहां मौलाना साहब खड़े हैं, हम देखते हैं कि मौलाना साहब खान साहब को जेल से निकालने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके हक में बात करते हैं, उनके लिए बयानात देते हैं। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, एक ही सोच है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, जिसको जो वोट मिले, फॉर्म 47 की बात ना हो, फॉर्म 45 की बात हो, या कोई और रीजन भी है सर? देखिए, मैं गर्ज करूं आपको, मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर आपके पास है कि हम बात करते हैं आईने पाकिस्तान की, रूल ऑफ लॉ की, तो आपको याद होगा आईने पाकिस्तान के साथ खड़े होने की। तो 1973 का आइन तो हमने खुद ही बनाया था, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के उस पर दस्तखत हैं, तो हम तो उस आइन के साथ खड़े हुए हैं। फिर आपको याद होगा 1973 के अंदर उसी पार्लियामेंट के अंदर से मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रहमुल्लाह को सार्जेंट एट आर्म्स ने उठा के, एक ने टांगों से पकड़ा था, एक ने बाजू से पकड़ा था, इसी पार्लियामेंट के दरवाजे से बाहर ला के फेंका था। तो हम तो पार्लियामेंट की बालादस्ती की जंग उसी दिन से कर रहे हैं। तो जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लगा, तो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल में MRD बनी, हमने, हमारे कारकुन ने कोड़े खाए। तो हम रूल ऑफ लॉ की बात तो उसी दिन से कर रहे हैं। तो हम तो मुस्तकिल उसी एक चीज पे चल रहे हैं। दूसरी बात आपने कहा, और आज तक वो तहरीक जारी और सारी है। ये अलग बात है कि हमारी इस तहरीक में हमारे साथी बदलते रहते हैं, जिनकी जरूरत होती है, जो परेशान होते हैं, जो अपोजिशन में होते हैं, वो इस तहरीक में हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम बदकिस्मती से हमेशा अपोजिशन में रखे जाते हैं। और गो के कारकुन, अवाम और सब कुछ, हर पूरा मीडिया इस वक्त तो खुलेआम कहता है कि JUI क्या पोजीशन है। कल आपने देखे, हमने सिंध में जिस हद तक मुजाहरे किए हैं, आप जितने सिंध दरिया के जितने ब्रिज हैं, सबके ऊपर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद के लोग मौजूद थे। और स्ट्रीट पावर से तो गौरी साहब किसी को इनकार है ही नहीं इस मुल्क के अंदर, मौलाना साहब की। लेकिन इसी स्ट्रीट पावर को लेकर दिल भी दहलते हैं, परेशानी भी होती है, हुकूमत परेशान हो जाती है अगर इन बिटवीन ये पूरी मूवमेंट चल रही होती है। तो फिर क्या करेंगे? हुकूमत ने अभी तक कोई राब्ता किया है या कोई एक्सपेक्टेशन है? देखिए, बात यह है कि हम हुकूमत, मसला हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम ये आपको बताना चाह रहे हैं मीडिया को कि ये जो लोग इन्होंने मुझे वोट दिया, इनका वोट है कहाँ? बिल्कुल, मसला इस मुल्क का यही है कि जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, हुकूमत आपसे रब्ता करके क्या करेगी? हमने हुकूमत से क्या लेना है? जब तक साफ और शफाफ इंतखाबात की गारंटी नहीं होती, उसमें मामला बैठ के तय नहीं होते, उस वक्त तक हमारी तहरीक रुकेगी नहीं।
अगर कल को शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ थे, जरदारी साहब हमारे साथ थे, हमारी तहरीक किसी मकसद के लिए थी, और आज अगर शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद खां चकजई और इमरान खान हमारे साथ खड़े होते हैं, तो हमारी तहरीक के मकासद वही है जो कल थे, उसमें हमने तब्दीली नहीं की है। अब उस तहरीक के दौरान में अगर किसी को फायदा मिल जाता है, अगर मियां साहब लंदन से पाकिस्तान आ गए, अगर जरदारी साहब दुबई से कराची वापस आ गए, पाकिस्तान में आ गए, और इस तरह से अगर कल इमरान भी जेल से बाहर आ जाते तो हो सकता है किसी को फायदा पहुंचे, लेकिन मकासद हमारे किसी को जेल में ना डलवाने के हैं ना निकालने के हैं। मकासद हमारे हैं साफ और शफाफ इंतखाबात में, क्योंकि इस मुल्क के लिए सबसे जरूरत इस वक्त यही है। जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है वो आप देखें, वहां पे जो असेंबली है, जो वहां पे लोग हैं, वो अवाम के नुमाइंदा नहीं है, इसलिए अवाम उनकी बात सुन नहीं रहे, और मामलात जो हैं वो मजीद संगीन होते जा रहे हैं। गौरी साहब, लास्टली आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए इस सवाल के जवाब के लिए कि आजम स्वाति साहब का बयान आपकी नजर से गुजरा होगा, आर्मी चीफ से राब्तों के हवाले से जो बात की है, ऑल दो के वो कह रहे हैं कि मंसूब कर दिया मेरे बयान को, लेकिन बहरहाल ये खबर मीडिया पर, अखबार में, कॉलम के थ्रू कहीं से तो आई है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात होनी चाहिए। मौलाना साहब तो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ है। अब ऐसी सूरत हाल में अगर पीटीआई का राब्ता हो जाता है, बैकडोर राब्ता हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो भी मौलाना साहब खड़े रहेंगे और वो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि ठीक है खान साहब किसी भी रास्ते से बाहर आए, लेकिन आए तो सही। देखिए, हम तो अपनी तहरीक जारी और साई रखे हुए हैं, अगर कोई हमारी तहरीक में हिस्सेदार नहीं बनना चाहता तो ये उसका मसला है। बाकी जो आजम स्वाति साहब की बातें सामने आई हैं या और भी जराए से आई हैं, कुछ मेरा ख्याल अली अमीन के हवाले से भी चीजें बाहर आई हैं, तो ये चीजें तो आ रही हैं आपके और सामने। अब चूंकि अभी तक हम किसी इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा नहीं है, अगर हम इत्तेहाद का हिस्सा है तो फिर हम ये बातें उनसे बाकायदा इस पे बात भी की जा सकती है, और रिटर्न में भी कोई मुआहिदा हो सकता है। कब तक सर बाकायदा तौर पर हम देखेंगे ये जो इत्तेहाद की फॉर्मेशन है, इसके हवाले से काम होता हुआ कब तक नजर आ जाएगा? इसमें दो चीजें हैं, एक तो 19-20 अप्रैल को जो मेरा इजलास हो रहा है उसके रिजल्ट के बाद, और दूसरा पीटीआई के अंदरूनी मामलात पे जब पीटीआई की क़यादत उस पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेगी, इंशाल्लाह उसके बाद इत्तेहाद कायम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान JUIF असलम गौरी साहब हमारे साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उनका ये बताना था कि 13 अप्रैल को कराची में एक इज्तिमा किया जा रहा है, एक जलसा-ए-आम किया जा रहा है, जिसमें फ़लस्तीन की मसलूम अवाम के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। मुस्लिम जो इस मसले से पीछे हटती हुई नजर आती है, इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहती, मदद नहीं करना चाहती अपने फ़लस्तीनी भाइयों की, और न सिर्फ हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत की, इसके अलावा जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, 52 अरब मुस्लिम ममालिक हैं, वो भी आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे, जो कि बहुत ही बड़ा अलमिया है। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें अपने मामलात के साथ साथ एक और फर्ज जो हमारे ऊपर आयद है एक मुस्लिम कुव्वत होने का, उसके भी कुछ फराइज हैं जो हमें अदा करने। नाज़रीन, शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।